हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आज एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस का। इस वीडियो के बाद आपका दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। यहाँ से देखिए, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण खंड है दिल्ली सल्तनत, मध्यकाल की हम बात करते हैं। और उसके बाद मुगल काल जो आता है, यहाँ से हमेशा आपका क्वेश्चन बनता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आज का देखिए जो ये टॉपिक या वीडियो होगी, इसमें हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इनसे जुड़े अन्य कुछ तथ्य होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि एक वीडियो के अंतर्गत आपका पूरा दिल्ली सल्तनत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं में तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से आपने देखना है पूरा वीडियो और अच्छे से समझना है दिल्ली सल्तनत को। अगर देखिए दिल्ली सल्तनत की बात आती है तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो हमारा 1206 से लेकर 1526 तक, यानी कि 1206 से लेकर 1526 तक 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ठीक है, तो 5 वंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों का डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत से पूर्व की स्थिति क्या थी भारत में। तो हमेशा एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, आपने नोट किया होगा, बनता है क्वेश्चन कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। बनता है ना क्वेश्चन। तो भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो सबसे पहला कब हुआ था? 712 में हुआ था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप नोट करते रहेंगे। भारत में सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था, और इस आक्रमणकारी का नाम था क्या? मोहम्मद बिन कासिम। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कब किया था? 712 ईस्वी में। और इसने सिंध, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, सिंध पर आक्रमण किया था इसने। और ये फारस या ईरान से आया था, क्योंकि ईरान का जो पुराना नाम था ना वो फारस था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम के इस आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। ठीक है, चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आगे बढ़ने पर हम देखते हैं इसके बाद दूसरा जो आक्रमणकारी आता है भारत पे, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, जिसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था इसका? महमूद गजनवी। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी जो था, ये गजनी, गजनी एक छोटा सा प्लेस है अफगानिस्तान में वर्तमान। ठीक है, तो ये गजनी का निवासी था महमूद गजनवी, और वहाँ पर एक राजा था उस समय, सुबक्तगीन। तो सुबक्तगीन का बेटा था ये। और मोहम्मद गजनवी एक हिसाब से हम बोल सकते हैं ये एक लुटेरा टाइप का शासक था। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था ताकि भारत से अधिक संपत्ति लूटकर अपने राज्य गजनी तक ले जा सके। ठीक है, इसने देखिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया इसने। 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 1001 ईस्वी से 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय और सबसे नृशंस जो आक्रमण था इसका वो था 1025 ईस्वी का सोमनाथ आक्रमण। ठीक है, जिसमें इसने सोमनाथ मंदिर में भारी लूटपाट की। और बोला जाता है ना, उस समय ये 700 मन सोना लूट कर ले गया था यहाँ से। 700 मन सोना, यानी कि एक मन हमारा लगभग लगभग होता है 40 किलो के आसपास। तो लगा लीजिए आप कितना सोना ये लूट के ले गया होगा। बोला जाता है कि जो ये लूट की थी इसने, इस लूट का जो उसमें प्राइस था लगभग लगभग वो 20 लाख दिनार के बराबर था। 20 लाख दिनार आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इसने 1200 मन चांदी की भी लूट की थी। लेकिन जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहे थे ना, उस समय इस पर जाटों ने हमला कर दिया था, और जाटों ने कुछ भाग इसका लूट लिया था। ठीक है, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है महमूद गजनवी की। तो यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। दूसरा क्वेश्चन इससे निकल के आता है कि सोमनाथ जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था? तो 1025 में हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूटपाट इसमें की थी इसने। तो यहाँ से इसलिए क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए महमूद गजनवी से एक क्वेश्चन और बनता है कि उस समय का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था जब महमूद गजनवी का आक्रमण वगैरह हुआ था? तो उस समय देखिए जो हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार थे वो थे अलबरूनी, फिरदौसी, उदबी और फर्रुखी।
ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 4 इतिहासकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अलबरूनी, फिरदौसी, उदबी और फरूकी। इसी के टाइम पीरियड पे रहेंगे, आगे भी रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हमारा जो तीसरा आक्रमणकारी आता है, यहीं से फिर दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है एक हिसाब से, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था इसका? मोहम्मद गौरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मोहम्मद गौरी जो था महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी भी हमारा गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था अफगानिस्तान में, तो गौर का शासक था ये, तो यहाँ से आता है। और सबसे पहला आक्रमण इसका भारत पे होता है 1175 ईस्वी में। ठीक है, 1175 ईस्वी में। देखिए मोहम्मद गौरी ने कुल 5 बार भारत पे आक्रमण किए, 1175 में, उसके बाद 1178 में, उसके बाद 1191 में, 1192 में, और उसके बाद फाइनली 1194 में। तो ये 5 आक्रमण इसके रहे थे भारत पे। ठीक है, और पहला जो आक्रमण किया इसने 1175 में, ये मुल्तान पर किया था। मुल्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, उसमें भारत का हिस्सा था मुल्तान। तो मुल्तान में जो आक्रमण इसने किया, यहाँ पर इसकी जीत हो जाती है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है और 1178 में ये माउंट आबू जो कि वर्तमान राजस्थान में, यहाँ पर आक्रमण करता है। तो माउंट आबू में उस समय गुर्जर राजा था भीमदेव, तो भीमदेव इसको बुरी तरह पराजित कर देता है। भीमदेव द्वितीय था उस समय। ठीक है, तो इसने बुरी तरह पराजित किया और यहाँ से मोहम्मद गौरी भाग जाता है। पुनः सेना संगठित करके 1191 में वो फिर से हमला करता है भारत पे, और ये बोला जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देता है। इसके बाद सेना संगठित करके 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी वापस आता है, और इस युद्ध में, जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है और हमारा पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसके बाद फाइनली इसका अंतिम युद्ध होता है 1194 में, जिसको चंदावर का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ चंदावर। इसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देता है। ठीक है, और जितना भी भारत में विजित प्रदेश होता है, यह विजित प्रदेश वो अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप देता है और भारत से लौट जाता है। इसके बाद 1206 के आसपास मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो जाती है, और ये वही 1206 है जिस समय दिल्ली में, या भारत में हम बोलेंगे, एक डायनेस्टी का जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। यहाँ से शुरू हो जाती है, और जिस डायनेस्टी को हम बोलते हैं गुलाम वंश। बस यहीं से आज का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो पहला जो वंश आता है हमारा, गुलाम वंश आता है। ठीक है, याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड के एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट को आप याद रखेंगे दोस्तों। मोहम्मद गौरी वो पहला शासक था जिसने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी का फोटो प्रिंट करवाया था। फोटो प्रिंट का मतलब टकसाल में जो सिक्के बनते होंगे, तो सिक्के पे जैसे आज आप देखते हैं ना अशोक की लाड बनी होती है, ऐसे उस समय के जो सिक्के थे उस पर लक्ष्मी का लाड बना हुआ था, लक्ष्मी बनी हुई थी। क्योंकि देखिए मोहम्मद गौरी ने भारत के जिन जिन क्षेत्रों में आक्रमण किया, लूटपाट की, मोहम्मद गौरी ने वहाँ पर देखा जितने भी सिक्के थे या मंदिर थे या जो भी तिजोरियाँ वगैरह होती थी, तो उनके ऊपर माँ लक्ष्मी का चित्र होता था। तो मोहम्मद गौरी को पता चल गया था ये जो चित्र बना हुआ है, जो भी ये हमारी देवी हैं, गॉडेस हैं, ये कहीं ना कहीं वेल्थ की गॉडेस हैं। तो इसलिए उसने अपने सिक्कों पर भी क्या किया, देवी लक्ष्मी का चित्र बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड पर ही नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत डैमेज किया गया था। मोहम्मद गौरी का एक कमांडेंट था, या आप बोल सकते कमांडर था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने हमारा नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसको बहुत ध्वस्त किया था, मतलब। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी से जुड़ा हुआ। ठीक है, चलिए अब हमारा दिल्ली, यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है वो शुरू हो जाती है, यानी कि गुलाम वंश की नींव पड़ जाती है। तो जल्दी से एक बार दिल्ली सल्तनत को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का जो 100 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण उनको डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत देखिए हमारे 1206 में शुरू होती है और 1526 तक रहेगी। 5 वंश यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इन 5 वंशों को याद रखने की ट्रिक है, बहुत सी ट्रिक है, आपको जो अच्छी लगती है वो आप याद रखें। जीके को सलाम है, जीके तू सरल है, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। यह सबसे अच्छी तो मेरे को लगी, गुल खिला तू सरला। ठीक है, गुल खिला तू सरला, गुल खिला तू सरला। ठीक है, तो गुल से हो गया आपका गुलाम वंश, खिला से हो गया खिलजी वंश, इसके बाद तू से हो गया तुगलक वंश, सौ से हो गया सैयद वंश, लौ से हो गया लोधी वंश। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से लेकर, ठीक है, नोट करते जाइएगा, 1206 से लेकर 1290 तक रहा हमारा गुलाम वंश। इसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का जो टेन्योर रहा था वो रहा था 1290 से लेकर हमारा 1320 तक। इसके बाद देखिए हमारा तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का टेन्योर रहा था 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है,
और इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश। सैयद वंश रहा था 1414 से लेकर 1450-51 तक, ठीक है, कहीं पे 50 दिया है, कहीं पे 51 दिया है। और फाइनली लोधी वंश आता है 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। तो ये हमारे दिल्ली के जो 5 वंश रहे दिल्ली सल्तनत में वो आपने देख लिए। तो चलिए अब जो इनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही उसके साथ कोई अन्य पॉइंट होगा तो वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सल्तनत काल मैंने आपको बता दिया दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर 1526 तक चली थी। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, महमूद गजनवी जो कि गजनी अफगानिस्तान से आया था, भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। भारत पे कोई राजवाज करने नहीं आया था वो, केवल यहाँ से उसको पता था भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था प्राचीन काल से। तभी तो बाद में जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, डच आते हैं, स्वीडिश आते हैं, पुर्तगीज आते हैं, सभी यूरोपीय देश भी क्यों लालायित होते हैं भारत की तरफ, क्योंकि भारत में बहुत ही धन वन छुपा था, उनको पहले से पता था। तो यही सोच के गजनी भी आया था यहाँ पे, ठीक है। तो गजनी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनवी के भारत के आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो देखिए अलबरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद। और मैं आपको बता चुका हूँ महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पे जो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे वो तो अलबरूनी, किताब उल हिंद लिखी थी इसने, फर्रुखी, उदवी, फिरदौसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, ध्यान रखेंगे। कौन सी भाषा थी, फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। लोदी वंश का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ सिकंदर लोदी हुआ। 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में, याद रखना है 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में। देखिए मैंने आपको बोला इन 100 क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आपको सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को बताऊंगा ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरा दिल्ली सल्तनत क्लियर हो जाए, ठीक है। आज इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आगामी परीक्षाओं में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा जानेंगे। 1206 में जब दिल्ली सल्तनत या पहले वंश की स्थापना होती है गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसने संभवतः इसी वंश का नाम दिया था अपनी पहली डायनेस्टी को, गुलाम वंश, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में। जो भी पॉइंट बताते जा रहा हूं नोट करते जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार की नींव भी किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण काम है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए। इसके साथ साथ देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में पहली मस्जिद की फाउंडेशन भी डाली गई थी जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको बनाया था। इसके साथ साथ इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसको बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उपनाम था वो था लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला व्यक्ति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सहायक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने अभी मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड पे भी बताया ना, तो मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड से ही चला रहा था क्योंकि मैंने आपको बोला मोहम्मद गौरी ने जब भारत विजिट किया तो उसने अपने सेनापतियों को भारत का विजित क्षेत्र देखकर वापस लौट गया। तो उसी समय से बख्तियार खिलजी था यहाँ पे, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे भी ये रहा था, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अगला देखिए, तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कौन जीता था इसमें, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। जबकि अगला जो युद्ध हुआ था 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें फिर मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है इसमें, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो हमारा मृत्यु हुई थी चौगान पोलो खेलते समय हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो हमारे मकबरा है या इसको कहाँ पे दफनाया गया था, तो इसको लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर हमारा इल्तुतमिश आ जाता है अगला शासक। अभी जब इल्तुतमिश से क्वेश्चन बनेगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए अगला देखिए, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, ठीक है। जैसे कि आपने पद्मावत मूवी में भी देखा होगा,
अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। अब यहाँ से देखिए इल्तुतमिश का नाम आ गया तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आ जाता है हमारा इल्तुतमिश जो कि महत्वपूर्ण शासक होता है। इल्तुतमिश जो था वो तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री थी ना उसका विवाह हुआ था इल्तुतमिश से। ठीक है। देखिए इल्तुतमिश ने बहुत से काम किए। इल्तुतमिश वो पहला शासक हुआ जिसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर बनाई थी, वापस राजधानी को दिल्ली लाया था। ये भी आपने याद रखना है। तो वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कभी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर इल्तुतमिश होगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, फिर आपका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है। अब देखिए इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे कुतुब मीनार की नींव तो पड़ चुकी थी, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाला शासक कौन था? वो इल्तुतमिश था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश एक योग्य शासक था। पहली बार खलीफा, जो खलीफा था, खलीफा की उपाधि धारण करने वाली, ध्यान रखेंगे, खलीफा या सुल्तान की, ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। खलीफा की नहीं, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की इसने, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, लेकिन इसने सुल्तान का पद धारण किया था, इसीलिए भी इसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, और दिल्ली राजधानी बनाई इसलिए भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए रजिया सुल्तान जो थी इसी की पुत्री थी, वो रजिया सुल्तान इसी की पुत्री होती है। और इल्तुतमिश जो था हमारा, देखिए इल्तुतमिश बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर ही सबसे पहले मंगोल आक्रमण भी होंगे। अब इल्तुतमिश के टाइम पर ही मंगोल आक्रमण भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इल्तुतमिश से जुड़े हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ दिया था? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने पूरा विजित क्षेत्र दे दिया था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के विरुद्ध हुआ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में था। ठीक है, 1027 ईस्वी में था। अब जब ये सोमनाथ से लूटा हुआ धन ले जा रहा था तो रास्ते में फिर जो हमारे जाटों ने भी हमला किया था इस पर, फिर फाइनली जाटों से आक्रमण होता है इसका। ठीक है, तो भारत में अंतिम जाट आक्रमण होता है महमूद गजनवी का 1027 ईस्वी में। महमूद गजनी किस वंश का था? तो ये यामिनी वंश का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का था। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। और महमूद गजनी का जो हमारा पुत्र था, किसका पुत्र था बोला मैंने? तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदूशाही या ब्राह्मणशाही राज्य के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो लाहौर फिर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो ये इब्न बतूता ने किया है। कौन था भाई इब्न बतूता? तो इब्न बतूता हमारा मोरक्को का यात्री था। ठीक है, कहाँ का? मोरक्को से आया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे आया था। तो इसने सती प्रथा का कहीं ना कहीं उल्लेख किया है, क्योंकि भारत में सती प्रथा थी, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो महिला भी चिता में समा जाती थी, तो इसी का उल्लेख किया है इब्न बतूता ने। ठीक है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। और भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने देखिए इक्तादारी प्रथा चलाई। इक्तादारी प्रथा क्या थी? तो इक्ता प्रथा के अंतर्गत जो सैनिकों को नगद वेतन मिलता था ना, सैनिक या अधिकारी जो भी होते थे राज्य के, तो नगद वेतन की जगह उन्हें भूमि प्रदान की जाने लगी। इसी को इक्ता प्रथा कहा गया, और ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो मैंने बता दिया आपको ऊपर, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो एक खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो तुगलक वंश की नींव डाली थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो हिंदूशाही राजवंश कल्लर ने यहाँ पे स्थापित किया था। अगला देखिए, वह रोमन सम्राट अगस्तस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह कथन बोला था बहलोल लोदी ने।
अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, अलबरूनी महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पे था। इसके साथ साथ अन्य 4 इतिहासकार और कौन थे? हमारे फर्रुकी, उदवी और फिरदौसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे पहला मंगोल आक्रमण होता है इल्तुतमिश के टाइम पे। ठीक है, मंगोल कौन थे? मंगोल हमारे चीन के निवासी थे। चीन के ऊपर जो मंगोलिया है ना, आज गोबी मरुस्थल है जहाँ, तो वहाँ के एक बोल सकते हैं घुमंतु एक प्रजाति थी, घूमने वाली, जो हमारी जैसे घुमक्कड़ प्रजाति होती है, खानाबदोश प्रजाति जिसको हम बोलते हैं, तो पशुपालन करती थी और बहुत ही बर्बर किस्म के थे, बहुत ही भयानक किस्म के और बर्बर किस्म की लड़ाकू प्रजाति थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सर्वाधिक आक्रमण होते हैं मंगोलों के। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किया। 1192 में युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करने वाला जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का एक महान दार्शनिक और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इसने कुछ ऐसे मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिए जिसके कारण इसको पागल बादशाह या रक्त पिपासु भी कहा जाता है। तो इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई एक तांबे की, और वो फेल हो गई थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बनता है एग्जाम्स में। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो विरोधों का मिश्रण पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। और 1526 में लोधी वंश के अंत होते ही भारत में मुगल जो शासन था उसकी नींव पड़ गई थी। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ही होता है, वो जहाँ पर लोधी यहाँ पे मारा जाता है। ठीक है, युद्ध में। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो देखिए, सल्तनत काल में जो इनाम भूमि थी वो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी? तो देखिए, अब आ गया रजिया सुल्तान का नाम, तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। रजिया सुल्तान ने शासन किया था 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। गुलाम वंश का जो शासक रहा इल्तुतमिश, उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। देखिए, पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने हमारा जो पर्दा प्रथा थी उसको त्याग दिया था और पुरुषों की तरह इसने ड्रेस पहन ली थी। ठीक है, और बाद में देखिए केवल 4 साल ये शासन कर पाई, इसके बाद धोखे से इसकी डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर गैर तुर्की लोगों को भी सामंत बताया जाता है। ठीक है, जो तुर्किस्तान से नहीं थे या तुर्की से नहीं थे, तो गैर तुर्की लोगों को भी सामंत बनाया गया, यानी कि अच्छा पद दिया गया उन्हें राज्य में। इस वजह से बहुत से लोग हमारे जो थे खिलाफ हो गए थे। ठीक है, तो जो हमारे अमीर जो थे, जो रजिया के प्रयास थे, उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे उसमें दिल्ली के जो अन्य लोग थे, तो इसी वजह से रजिया सुल्तान फेल हो जाती है शासन में। रजिया सुल्तान से बस यही 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला तो इसका टेन्योर पूछ लिया जाता है कि रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया, तो 1236 से 1240 तक शासन किया। और दूसरा, पहली मुस्लिम शासिका कौन थी जिसने दिल्ली के तख्त पर शासन किया? तो ये रजिया सुल्तान थी। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन इसका प्रयास सफल नहीं हो पाता है, ये असफल प्रयास था इसका। ठीक है, देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मैं बता चुका हूँ अभी आपको। इब्न बतूता ने सती प्रथा का उल्लेख किया है अपनी किताब में। ठीक है, और इब्न बतूता आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। इब्न बतूता की जो फेमस बुक है उसका नाम है रेहला। ठीक है, रेहला नामक पुस्तक इसने लिखी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए ना, तभी मैं आपको यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का मतलब है कि सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी। इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड पे आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे आया था। ठीक है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये महमूद गजनवी था। ठीक है, ये तुर्क था एक, महमूद गजनवी, ध्यान रखेंगे। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अब अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा जो बनाया था वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने बनाया था अलाई दरवाज़ा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? ये किसी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जो मोरक्को है, दक्षिण अफ्रीकी नहीं होगा, अफ्रीकी यात्री होगा। ठीक है, अफ्रीका में था उसमें मोरक्को। तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो पढ़ चुके हम, मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ से आया था? मोरक्को कंट्री से आया था। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला नामक पुस्तक लिखी थी इसने।
महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो शासक रहा दिल्ली सल्तनत का, वो कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण की थी हमारे किसने? इल्तुतमिश ने। और इसने परमिशन ली थी बगदाद के खलीफा से। लेकिन खुद को ही खलीफा घोषित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला जो शासक रहा वो मुबारक शाह खिलजी था। ठीक है, कौन था? मुबारक शाह खिलजी था, ध्यान रखेंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था हमारा बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना हुई थी 1451 में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से एग्जाम में बनता है। तो बाजार नियंत्रण या मूल्य कंट्रोल जो किया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, देखिए आपको पता है उसमें व्यापारियों के बीच में बेईमानी होती थी बहुत सी, और तौल मापन में कुछ ना कुछ धांधली हो जाती थी। जैसे हम उत्तराखंड के इतिहास में भी अजय पाल को पढ़ते हैं, गढ़वाल के परमार वंश में अजय पाल ने एक धूली पाथा बनाया था, यानी कि एक राजसी हमारा मापन यंत्र बता, मापक पैमाना बना दिया उसने, ठीक है, या पात्र बना दिया। वैसे ही बाजार की जो अनियमितताएं थी उनको देखते हुए बाजार में व्यापारियों की बेईमानी को रोकने के लिए, ठीक है, तो और नाप तोल में कुछ ना कुछ घोटाला करने वाले लोगों को यहाँ पे उनसे बचने के लिए, जनता को कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे करप्शन ना झेलने पड़े, इसलिए इसने बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, और इसने ये भी बोला कि जो इस पद्धति को या जो भी इसमें बेईमानी करते हुए पाया जाएगा तो उसको कठोर सज़ा दी जाए। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी भयानक सज़ाएं रखी गई थी, तो काफ़ी डरे थे उसमें जो व्यापारी होते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भारत में बाजार नियम या बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए ध्यान रखेंगे, और एक महत्वपूर्ण प्रथा यहाँ पे शुरू की थी। इसने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी, यानी कि जो भी राजा या जो भी राज्य के घोड़े होते होंगे ना उसमें शासन के, उन घोड़ों पर एक गर्म मोहर लगाई जाती थी ताकि एक दाग बन जाए घोड़े पे और पता चल जाए कि ये घोड़ा राजा का है या सेना का है, कोई भी ऐसी मोहर। और ऐसे इसने एक हुलिया प्रथा भी शुरू की थी, यानी कि सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा। जैसे आज हम देखते हैं अपने सोल्जर्स को, उनकी एक प्रॉपर ड्रेस होती है, कैप होती है, बूट होते हैं, गन होती है हाथ में, ऐसे उस समय के जो सैनिक होंगे उनकी एक प्रॉपर वेशभूषा होगी, यानी कि ठीक है, उनका मतलब एक ड्रेस होगी, पूरी यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, और उसी में रहेंगे वो। तो इसको बोला गया हुलिया प्रथा। नगद वेतन देने की प्रथा इसी ने शुरू की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को नगद वेतन देने की प्रथा और स्थायी सेना रखने की भी। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखने का शुरुआत की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी का था। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद उस समय बहुत विशाल स्थायी सेना थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी में भारत का दर्पण कहा जाता है किताब उल हिंद, जिसको लिखा था किसने? अलबरूनी ने। वह हिंद का युद्ध किसके बीच लड़ाया गया था? तो वह हिंद का युद्ध लगाया गया था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। आपको मैं बता चुका हूँ, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, 1001 ईस्वी से 1027 तक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी? देखिए अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, अलाउद्दीन खिलजी था जिसने स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिज खां जो था सैयद वंश का, इसने हमारे तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया, यानी कि तैमूरी जो शासक होगा ना उसमें मिर्जा शाहरुख, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली इसने। कौन गुलरखी के नाम से कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोधी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो मैं आपको बता चुका हूँ, मोहम्मद गौरी का पहला अभियान हुआ था 1175 में, मुल्तान, उसको जीता था। लेकिन 1178 में जो माउंट आबू पर इसने अटैक किया तो सोलंकी शासक जो हमारा भीम द्वितीय था, इसने बुरी तरह पराजित कर दिया था मोहम्मद गौरी को। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी मैं आपको बता चुका हूँ, गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, गौर इसको कहा जाता था उसमें, और ये वंश की बात करते तो ये हंसबनी वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जब उसने देवगिरी पर अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस समय रामचंद्र देव था वहाँ पे। जब तक उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये कथन बोला था बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, ऊपर कोई क्वेश्चन रह गया क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया 43 के। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, उलेमाओं का। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, अलाउद्दीन खिलजी अपना ही एक धर्म चलाना चाहता था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी अपना ही एक धर्म चलाना चाहता था।
लेकिन जो उस समय उलेमा थे या मुस्लिम गुरु जिनको हम बोलते हैं, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के इस धर्म वाले सिस्टम का क्या किया, विरोध किया और फाइनली ये बंद हो गया। ठीक है, तो राज्य संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किया था, यानी कि राज्य के जो संबंध होंगे धर्म के बारे में तो उलेमाओं की बात मान ली अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, लेकिन जो राज्य के उसमें संबंध वगैरह हैं या राज्य के जो भी मैटर होंगे उसमें उलेमाओं का जो इंटरफेयर होगा वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि उलेमाओं का दखल का विरोध किया था इसने। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा हो गया, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापित हुआ? ठीक है, देखिए तैमूर का आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। तैमूर भी मंगोली था, तैमूर भी मंगोली था, चंगेज खां भी मंगोली था। तो तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था 1398 में। उत्तराखंड के इतिहास में भी हम पढ़ते हैं हरिद्वार पे भी अटैक किया था तैमूर ने 1399 में। कब किया था? 1399 में। तो तैमूर ने भी यहाँ पे भयंकर लूटपाट की, भयंकर रक्तपात किया उसने दिल्ली में आकर। ठीक है, और उस समय तुगलक वंश का बिल्कुल उत्तरवर्ती तुगलक शासन चल रहा था और तुगलक वंश के जो ऊपर के राजा थे, ठीक है, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। तुगलक वंश के फिरोज तुगलक मर चुका था और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक आ गया था 1398। ठीक है, आते आते, और यहीं पे 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है। तो तैमूर लंग का मतलब लंगड़ा, तैमूर लंगड़ा था ऐसा बोला जाता है और बहुत ही बर्बर था ये, बहुत ही क्रूर भयानक था ये बहुत। ठीक है, तो इसके बाद भारत में सैयद वंश स्थापित होता है 1414 में। उसके बाद बहुत एक अप एंड डाउन की अराजकता वाली स्थिति रहती है दिल्ली सल्तनत में। कब से? 1399 से लेकर 1414 तक। 1399 से 1414 तक दिल्ली सल्तनत का जो तख्त है वो डवाडोल रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था सर्वाधिक? तो रोजगार देने वाला भी फिरोज तुगलक था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने सिंचाई नहरों का जाल बिछाया था? तो ये भी हमारा फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, सिंचाई नहरों का जाल भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बिछाया था सर्वाधिक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था यहाँ पे और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को लगभग नष्ट कर दिया था। अगला देखिए, तबगात ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उल सिराज ने लिखी थी तबगात ए नासरी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सीरी का किला भी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला याद रखिएगा इसको। ठीक है, अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से एक महत्वपूर्ण पॉइंट और निकल के आता है, अलाउद्दीन खिलजी वंश का या दिल्ली सल्तनत का वो शासक रहा जिसने खुद को सिकंदर ए सानी उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? सिकंदर ए सानी। ठीक है, सिकंदर ए सानी, यानी कि सिकंदर मतलब विश्व विजेता टाइप का अपने आप को बोला इसने। इसके साथ साथ राजस्व सुधार भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए टैक्स भी लगाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नए टैक्स भी लगाए गए थे। पहले टैक्स का नाम था चराई कर। चराई मतलब पशुओं को चराने पे भी टैक्स लगा दिया भैया इसने। और दूसरा इसने घराई कर। घराई मतलब जो लोग घर में रहते थे, हाउस टैक्स आज भी हम देखते हैं। आज म्यूनसिपॉलिटी नगर पालिका वगैरह हमसे लेती है ना हाउस टैक्स, तो वो इसने लगा दिया था उसी टाइम पे। ठीक है, घरों और झोपड़ी वाले को भी नहीं छोड़ा जाता था। चराई कर जो था पशुओं को चराने पे, खासकर जो दुधारू पशु होते थे दूध देने वाले, तो उनके लिए। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में मैं बोलूँ 1297 से लेकर 1308 तक दर्जन बार क्या हुए, मंगोल आक्रमण हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छे से याद रखिएगा। 1308 में अंतिम हुआ था और 1297 में पहला हुआ था। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। मतलब खिलजी पर जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे 1297 में हुआ और अंतिम जो मंगोल आक्रमण हुआ था 1308 में हुआ था। अगला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी और दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय मृत्यु हुई थी? जफर खां की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जो हमारा गुलाम वंश का एक शासक और आता है बलबन का जो बेटा था ना, वो भी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, तौल की सबसे छोटी इकाई उस समय थी रत्ती का संस्कृत से निकला हुआ रत्ती। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख दरबारी था उसमें। ठीक है, अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता था। ठीक है, तोताए हिंद। सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने दिया? तो इब्न बतूता ने ही दिया, ये मोरक्को से आया था।
तैमूरलंग ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1398 में किया। और इसमें दिल्ली का शासक कौन था? तो तैमूरलंग के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर बैठा हुआ था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन बैठा था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। बहुत ही कमजोर और डरपोक किस्म का शासक था ये। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पे बोला था बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी भी इतिहासकार था। क्यों बोला था मोहम्मद बिन तुगलक? देखिए मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था तुगलक वंश का, लेकिन 3 ऐसे डिसीजन रहे इसके जिससे फ्लॉप हो गया पूरी तरह। सबसे पहले राजधानी स्थानांतरित। देखिए इसने राजधानी स्थानांतरित करने की कोशिश की, यानी अपनी राजधानी इसने दिल्ली से दौलताबाद बनाने की कोशिश की और इसमें बहुत सारा धन खर्च हुआ। इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम दौलताबाद रखा था इसने। ठीक है, अब नई राजधानी बनी होगी तो वहाँ पे नए किले विले राज दरबार सब बना होगा, पूरा कोस इसने खाली कर दिया। दूसरा जो रीज़न था, इसने दोआब क्षेत्र में टैक्स की वृद्धि कर दी। और कब की? जब पूरा अकाल पड़ा हुआ था। दोआब क्षेत्र बोला जाता है गंगा और यमुना के बीच का जो पूरा हमारा मैदानी भाग है ना और उपजाऊ भाग है, उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता था। और यहाँ पर उस समय अकाल पड़ा हुआ था और उसी अकाल टाइम पीरियड के दौरान उसी पीरियड के दौरान इसने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, मतलब कर जो था वो बढ़ा दिया किसानों का। किसान इससे गुस्सा हो गए। ठीक है, ये डिसीजन बहुत भारी पड़ गया इसका। तीसरा जो डिसीजन था इसका, सांकेतिक मुद्रा चलाने का। तो इसने देखिए कोस खाली हो गया, पहले राजधानी बना दी, अकाल भी पड़ गया, कोस तो बिल्कुल खाली था। तो इसने बोला यार अब क्या करें यार, सोना चांदी तो है ही नहीं, चलो एक मुद्रा चलाते हैं। तो उसने एक मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा तांबे की। ठीक है, तो ये तांबे की मुद्रा जैसे इसने चलाई तो लोगों ने अपने घरों में ही तांबे की मुद्रा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि तांबा उस समय सुलभता से प्राप्त होने वाली धातु थी। सोना चांदी तो रेयर लोगों के पास होता था ना, अब तांबा सबके पास था। लोगों ने अपने घर में टकसाल बना के डालना शुरू कर दिया और इससे मुद्रास्फीति बढ़ गई। अब हर किसी के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। तो इन्हीं के कारण, इन्हीं घटनाओं के कारण, इन्हीं डिसीजनों के कारण उसका क्या हुआ, ऐसा मतलब इसको पागल बादशाह की उपाधि दी जाती है। तभी इसको पागल बादशाह, रक्त पिपासु आदि बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये है इसके क्यों यहाँ पे बदायूनी ने भी ये कथन बोला है इसको, तब आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो जिस दिन ये मरता है ना तभी बदायूनी बोलता है, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। दिल्ली सुल्तान के बलबन का नाम पूरा क्या था? तो बलबन से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बलबन को डिस्कस करना भी आवश्यक है। बलबन का पूरा नाम था भैया ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक रहेगा, ये भी गुलाम वंश का ही। बलबन के टाइम पीरियड में बहुत सी प्रथाएं चली, उनको आपने जानना जरूरी है। ठीक है, बलबन बलबन देखिए षड्यंत्र करता है और ये सबसे पहले नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है। और बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। और बलबन का जो वास्तविक नाम था बहुत जगह पर आपको दिया गया होगा बहाउद्दीन, लेकिन ग्यासुद्दीन बलबन इसका ओरिजिनल नेम था, याद रखना है आपने। अब देखिए बलबन जो था, बलबन ने सबसे पहले राजा बनते ही तुर्गान ए चहलगानी का विनाश कर दिया। तुर्गान ए चहलगानी एक 40 सदस्यीय दल था जो कि इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे बना था। इल्तुतमिश ने अपने टाइम पीरियड पे 40 सरदारों का एक दल बनाया था जिसको तुर्गान ए चहलगानी बोला गया, लेकिन बलबन ने आते ही सबसे पहले तो इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, और बलबन के टाइम पीरियड पे देखा जाए तो हमारा सिजदा और पाबोस नामक प्रथा शुरू हुई। सिजदा और पाबोस, ठीक है, ये 2 प्रथाएं शुरू की थी बलबन ने। सिजदा का मतलब था राजा को झुककर सलाम करना, तेरा सजदा करूं सिजदा करूं, गाना भी होता है ना आजकल, बिल्कुल ऐसे सलाम करा जाता है। तो राजा को देखते जो भी राजा से मिलने आएगा वो सिजदा करेगा सबसे पहले, यानी कि सलाम करेगा झुक के बिल्कुल। ठीक है, और पाबोस का मतलब था सुल्तान के पैरों को चूमना, कोई भी बात बोलने से पहले सुल्तान के पैरों को चूमना। यानी कि जो समय दरबार में अमीरों का प्रभाव था ना, राजा की अहमियत को वो समझे और अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए बलबन ने जानबूझकर ही सिजदा और पाबोस नामक प्रथाएं शुरू की थी। और देखिए बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव भी चलाया था, नवरोज। ठीक है, नवरोज नामक उत्सव, ये भी हमारा बलबन ने ही शुरू किया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, बलबन ने देखिए अपने विरोधियों को कुचलने के लिए रक्त एवं लौह नीति लागू की थी। रक्त व लौह नीति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस टर्म को समझिए आप। रक्त और लौह नीति क्या थी ये? तो देखिए बलबन के टाइम पीरियड पर सरदारों का बहुत प्रभुत्व था। ठीक है, यानी कि बलबन ने इस नीति के अंतर्गत यह बोला, कोई भी राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए पाया गया या राजा के जो राजा का छत्र है उसमें राजा की पावर्स है उसके खिलाफ बोलते हुए कोई भी पाया गया
या कोई भी विरोध करते हुए पाया गया साम्राज्य का तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, संभवतः मृत्युदंड उसको दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको रक्त व लौह नीति कहा जाता है। बिल्कुल बहुत ही हार्ड नियम, मतलब ठीक है। तो ये है इसका मतलब। और इसके साथ साथ बलबन देखिए, बलबन से जुड़ा हुआ और महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट बन सकते हैं क्या, बलबन को देखिए हमारा नसरुद्दीन महमूद जो था, बलबन को उसने उपाधि दी थी उलूग खां की, ठीक है, उलूग खां, इसको याद रखिएगा। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी, तो ये हमारा किसने दी थी, नसरुद्दीन महमूद ने। तो ये बलबन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। तो अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं ना, उलेमा, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भी बोला ठीक है तुम मना कर रहे हो मेरे को नया धर्म चलाने के लिए, तो मैं भी जो भी राजपाट के नियम लूंगा या जो भी डिसीजन लूंगा उसमें तुम लोगों का भी, जो हमारे राजस्व संबंधी या शासन संबंधी कोई भी हमारे नियम कानून होंगे वहाँ पे तुम लोग भी इंटरफेयर नहीं करोगे। तो उलेमाओं को भी बोला कि केवल तुम धर्म वाले जो मैटर होंगे वहाँ पे आओगे। तो ये इसने भी बोला, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है, तो ये हुमायूं का मकबरा है। ये तो हम मुगल काल में भी पढ़ेंगे। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ख्याल रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात भी बनाया था उसने, ठीक है। तो दान दक्षिणा के लिए दीवान ए खैरात विभाग बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखिए दीवान ए खैरात से एक पॉइंट और निकल के आता है। अभी हमने बात की थी पागल बादशाह रक्त पिपासु मोहम्मद बिन तुगलक की। तुगलक ने हालांकि कोई भी काम अच्छे नहीं किए, लेकिन तुगलक ने भी देखिए कृषि विभाग के लिए किसानों के लिए उन्नति के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए कोही। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। कृषकों के लिए इसने दीवान ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है, कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही या दीवान ए कोही नामक जो विभाग था किसने स्थापित किया, तो ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। जबकि दीवान ए खैरात जो कि दान दक्षिणा के लिए बनाया गया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था को बहुत उन्नत कर दिया था, ठीक है। सिंचाई का जाल बिछाने वाला शासक भी फिरोज शाह तुगलक ही था। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गानों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो ये सितार है। और सितार का निर्माण बोला जाता है कि अमीर खुसरो ने किया था। और अमीर खुसरो एक बहुत अच्छा पोइट था, गायक था, इसलिए इसको तोताए हिंद भी कहा जाता है। नए फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे, तो अमीर खुसरो था ये, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका कारण क्या था, तो मंगोल आक्रमण का भय था। तो मैं आपको बता चुका हूँ इल्तुतमिश के टाइम पर ही मंगोल आक्रमण हो चुका था, मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था इसने। उसके बाद फिर बलबन के टाइम पर भी मंगोल आक्रमण हुए, उसको भी उसने विफल किया। अब देखिए मंगोल आक्रमण का इतना भय था कि राजकोष और सेना हर समय तत्पर चाहिए थी। तो इनका जो साम्राज्य विस्तार का जो प्लान था वो चौपट हो गया, क्योंकि अगर साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर दक्षिण कहीं जाते तब तक मंगोलों का आक्रमण हो जाता। इसीलिए मंगोल आक्रमण के भय से इनने साम्राज्य के विस्तार को अंजाम नहीं दिया, ठीक है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे, तो तुगलकनामा लिखी थी अमीर खुसरो ने, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो प्रथम अख्ता मतलब जितना भी जीता हुआ क्षेत्र था वो सौंप कर लौट गया किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि और अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो खालिसा भूमि अलाउद्दीन, खालसा भूमि भी बोलते हैं इसको, ठीक है, खालिसा नहीं खालसा भूमि होना चाहिए। तो खालसा भूमि का सर्वाधिक विकास भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे हुआ, ठीक है। मैंने आपको बोला ना राजस्व सुधार बहुत ज़्यादा किए थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने, बाजार सुधार किए थे इसने, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें की थी, तो इसलिए इसने खालसा भूमि जो थी तो इसको भी इसने बहुत ज़्यादा विकसित किया, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं से बनता था, तो टका जो था चांदी का था, ससगनी जो था हमारा सोने का था, जीतल जो थी तांबे की थी। जीतल मुद्रा किसने चलाई थी, हमारी जीतल मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, ठीक है, जीतल। और हम बात करते जो टका वगैरह मुद्राएं थी ये हमारे इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे ही चल चुकी थी। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर ही हमारी जीतल और जो चांदी का टका था और तांबे का जीतल था वो चल चुका था, लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे वो जीतल उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, केवल हमारा टका और ससगनी। ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है कि सल्तनत काल में सबसे पहले टका और टका या जीतल किसने शुरू किया था, तो टका था चांदी का और जीतल था तांबे का, तो ये शुरू किए थे इल्तुतमिश ने, ठीक है।
लेकिन जो सांकेतिक जीतल था वो किसने तैयार किया था? तो सांकेतिक जीतल यानी कि तांबे का जो सांकेतिक मुद्रा थी वो हमारी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अमीर कोई कृषि विभाग किसने शुरू किया था? तो अमीर कोई कृषि विभाग नाम का एक नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर ही 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, कौन सा साम्राज्य है? तो ये हमारा एक स्वतंत्र राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दो भाइयों ने, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की गई। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। देखिए, खड़ी बोली हालांकि बाद में नाम दिया खड़ी बोली, ठीक है, कौरवी बोली भी बोलते हैं, लेकिन खड़ी बोली की शुरुआत अमीर खुसरो के टाइम पीरियड से ही हो चुकी थी। हालांकि उसमें आधिकारिक मान्यता नहीं थी खड़ी बोली को, लेकिन खड़ी बोली की शुरुआत इसी टाइम पीरियड से हो जाती है। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था उसमें, और तैमूरलंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करने वाला शासक बोल सकते हैं कौन था? महमूद गजनवी। शासक तो नहीं बोलेंगे, महमूद गजनवी एक हिसाब से लुटेरा था ये। ठीक है, तो महमूद गजनवी नामक व्यक्ति ने सबसे पहले संस्कृत के मुद्रा लेख वाले सिक्के जारी किए चांदी के, जबकि माँ लक्ष्मी के चित्र बने हुए सिक्के थे वो किसने शुरू किए सबसे पहले? तो मोहम्मद गौरी ने किए वो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक जो था वो तुगलक वंश का पहला सुल्तान बनता है। ठीक है, गाजी मलिक, ध्यान रखेंगे, गाजी मलिक और मलिक काफूर ये दो महत्वपूर्ण सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल में जवाबित क्या थे? तो सल्तनत काल में जवाबित राज्य के कानून थे, राज्य के कानूनों को जवाबित कहा जाता था। राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो देखिए, राजवंश के अंतर्गत विजारत का मतलब वजीर, यानी कि वजीरों को सर्वाधिक महत्व किसके शासनकाल में मिला था? जो वजीर होते थे ना, दरबारी, तो दरबार में जो वजीरों को सबसे ज़्यादा महत्व मिला वो तुगलक काल में मिला। तुगलकों ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था वजीरों को। ठीक है, तो विजारत का मतलब होता है वजीरों का शासन से संबंधित शब्द है वो विजारत। तो सर्वाधिक चरमोत्कर्ष कब हुआ? तुगलक शासनकाल में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की नींव जो डाली थी वो किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खान, जो कि मंगोल आक्रमणकारी था, ये अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था, और साथ ही ये अपने आप को सिकंदर भी कहता था। ठीक है, विश्व विजेता भी कहता था ये अपने आप को। दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो दोआब मैं आपको बता चुका हूँ, गंगा यमुना के बीच का जो मैदानी और उपजाऊ भाग था इसी को दोआब कहा जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा महत्व समझा किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलकों का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक भी बोलते हैं इसको। इसी के टाइम पे तैमूरलंग का आक्रमण होता है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। ठीक है, तो इक्तादार कौन होते थे? इक्ता प्रथा की थी। इक्ता प्रथा थी कुछ अधिकारी या सैनिकों को जो जमीन दी जाती थी। तो जमीन, जो इक्तादार थे, जमीन से जो भी उनकी आय होती थी, अर्निंग होती थी, उसके बाद भी हमारा फवाजिल उन पे लगाया गया। फवाजिल का मतलब था कि जो भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है उसको आप जमा कर दो। ठीक है, खजाने में। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया या सिंचाई व्यवस्था को सबसे ज़्यादा दुरुस्त करने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन बनते हैं, आपने याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक से तो बनते ही हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक भी हुआ जिसने जजिया टैक्स लगाया सबसे पहले। ठीक है, जजिया कर लगाने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने भले ही नहरों का जाल बिछाई, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया, लेकिन इसने सिंचाई पे भी टैक्स लगाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिंचाई कर लगाया था, जो कि उपज का 1/10 था। जितनी भी उपज होगी उसका 1/10वां भाग जो होगा वो हमारा टैक्स के रूप में चले जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने देखिए एक महत्वपूर्ण शहर की भी स्थापना की। ठीक है, फतेहाबाद, जौनपुर,
जौनपुर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, कभी क्वेश्चन बनेगा तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा दास थे, ये भी आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा गुलाम या दास कब थे, इसी के टाइम पीरियड पे थे। ठीक है, और दासों की देखभाल के लिए भी इसने एक नया विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान, जबकि इसने दान धर्म पुण्य के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। ठीक है, और इसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था क्या, फतूहात ए फिरोजशाही। इसकी आत्मकथा का नाम था फतूहात ए फिरोजशाही। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक से जुड़े हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे सबसे पहला आक्रमण होता है मंगोलों का। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो देखिए शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भी तोताए हिंद की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तोताए हिंद। इसके अलावा भी देखिए बलबन ने भी अपने को सुल्तान घोषित किया, बलबन ने भी अपने को सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, वैसे तोताए हिंद या तूतीए हिंद हम देखते हैं, ये अमीर खुसरो को दी जाने वाली उपाधि थी, उसमें अमीर खुसरो को भी मिलती है तोताए हिंद की उपाधि। और अमीर खुसरो इसके टाइम पीरियड भी था, याद रखेंगे बलबन के टाइम पीरियड पे, बलबन से लेकर वो खिलजी तक रहेगा अमीर खुसरो। कौन सा सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई, तो ग्यासुद्दीन तुगलक जो था, ग्यासुद्दीन तुगलक आप पढ़ चुके हैं, ग्यासुद्दीन तुगलक को ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जैसे हम पढ़ते हैं ना मुगल वंश में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, वैसे ही ग्यासुद्दीन तुगलक भी गिर गया था हमारा, कहाँ से, लकड़ी के बने स्वागत भवन से। अगला देखिए नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो सबसे पहले देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई पर टैक्स लगाने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन सिंचाई के लिए सबसे पहले नहर निर्माण करने वाला शासक कौन था, तो वो ग्यासुद्दीन तुगलक। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले सिंचाई के लिए जो नहरें या कुएं या नहरें निर्माण करवाया कौन था, ग्यासुद्दीन। लेकिन सबसे ज़्यादा किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था, तो सिकंदर लोधी था। लोधी वंश की स्थापना 1451 में होती है बहलोल लोधी के द्वारा। ठीक है, और ये अफगान थे। ठीक है, जो लोधी वंश के शासक थे ना, ये अफगान थे, अफगान थे। हमने पढ़ लिया ना, तुर्क आए, मुस्लिम आए, अरबी आए, फारसी आए, लेकिन अफगान जो थे ये लोधी वंश के शासक अफगान थे। तो बहलोल लोधी हमारा लोधी वंश की स्थापना करता है, और लोधी वंश का सबसे अच्छा शासक या सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना भी की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सिकंदर लोधी की बात करूं मैं, देखिए दोस्तों, सिकंदर लोधी ने एक भूमि मापन पैमाना भी शुरू किया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। और सिकंदर लोधी जो था गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखता था। ठीक है, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, ये भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी आ रहा है क्वेश्चन जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो मोहम्मद गौरी। क्यों बनाया ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ भी इसने लूटपाट की मोहम्मद गौरी ने, तिजोरियों पे, मंदिरों पे, अन्य जगहों पे, राजकोषों पे इसने देखा माँ लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। इसे लगा ये कोई मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण गॉडेस हैं जो कि वेल्थ देती हैं हिंदुओं को या भारत के राज्यों को या राजाओं को, इसलिए इसने उचित समझा कि क्यों ना सिक्कों पर इसी को प्रिंट करवाया जाए, इससे मेरा भी जो है धन धान्य वैभव बढ़ेगा। इसलिए इसने देवी लक्ष्मी की आकृति ढलवाई थी अपने सिक्कों पर। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए टॉप 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ रजिया बेगम ने यहाँ पर जो हमारे अन्य अमीर थे ना उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया। और साथ ही देखिए एक व्यक्ति था उसमें, याकूब नामक कोई व्यक्ति था जो कि तुर्कों से संबंधित नहीं था। ठीक है, गैर तुर्क था वही याकूब। तो इससे भी बताया जाता है कि रजिया सुल्तान के या रजिया बेगम के संबंध बन गए थे कुछ, जिससे जो हमारे तुर्क सरदार थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ठीक है, तो तुर्क सरदारों ने फिर फाइनली क्या किया, रजिया को पदाच्युत कर दिया। क्योंकि जब तक बलबन नहीं आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, तुर्गान चहलगानी की स्थापना हुई थी ना, 40 अमीरों का दल था वो उनकी बहुत पावर थी, वो जो चाहते थे वो फैसले लेते थे। मतलब एक हिसाब से कैबिनेट, जैसे आज हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रियों की भी पावर होती है, प्रधानमंत्री सेल्फ डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। तो यही चीज़ था उसमें, राजा जो था, राजा भी विचार विमर्श करता था। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद हमारी कौन आती है, ये रजिया सुल्तान आती है, तो उस समय हटा देते हैं इसको, क्योंकि ये गैर तुर्कों के साथ ज़्यादा
कंफर्टेबल हो जाती है, यानी कि गैर तुर्कों को भी ज़्यादा जो वरीयता वाले पद थे वो दे देती है दरबार में, तो इससे चिढ़ जाते हैं तुर्क लोग। फिर फाइनली बलबन आता है, तो इसीलिए तो बलबन ये 40 जो तुर्गान चहलगानी इसका विनाश कर देता है। वो बोलता है राजा ही सब कुछ है भैया, सब बंद करो, ये तुर्गान चहलगानी कुछ नहीं चलेगा, रक्त लौह नीति चलेगी, जो ज़्यादा बोलेगा उसका सिर कलम हो जाएगा। मतलब वो बाहुबली फिल्म का सीन चल रहा है, ठीक है, मतलब जो भी ज़्यादा बोलेगा तो काटेंगे उसका गला वाला सीन जो होता है ना, वही चीज़ हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ इन सभी क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिला होगा, बहुत चीज़ें आपको जानने को मिली, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एक रिवीजन मात्र था ये। इतिहास के देखिए क्रम में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। अब मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं आपके लिए शुरू करूँ इतिहास वगैरह, लेकिन समय की इतनी पाबंदी है, काफ़ी चीज़ें होती है, पीपीटी वगैरह बनाना है, वो करना है, लेकिन सेल्फ मेड्स नोट्स जो होते हैं उसी पे बिलीव करता हूँ मैं, इसलिए नहीं हो पा रही। नहीं तो मेरे को इतिहास पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, और इतिहास में बहुत आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि देखिए इतिहास को महसूस करके जब पढ़ेंगे ना, उस दौर में अपने माइंड को आप ले जाएंगे और तब जाके स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से इतिहास याद होता है, और बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी आ जाता है इतिहास में कि वाह ऐसा भी हुआ होगा उसमें, ऐसे भी राजा महाराजा हुए, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अगर आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो मैं कोशिश करूँगा कि मुग़ल जो हमारा मुग़ल साम्राज्य रहा या मुग़ल काल रहा, उससे भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ऐसे ही लाया जाए और बीच में सभी बातें डिस्कस की जाए, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, बाकी जितने भी की पॉइंट या महत्वपूर्ण कुछ रह गया होगा तो लूस एंड सामान्य ज्ञान तो आप सभी लोग पढ़ते हैं, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये टॉप 100 क्वेश्चन लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि थोड़ा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो जाएं आपके, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। कैसा लगा आपको आज ये दिल्ली सल्तनत का भाग, या क्विक रिवीजन बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत का? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।